मियाँ उस हाथ को पकड़ लेती है और जैसे ही कहती है कि बात करो मुझसे, तभी उसे अपने सामने एक भयानक औरत नजर आती है जो असल में आत्मा थी। बाकी किसी को वो नजर नहीं आती, बल्कि जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया उन्हें तो विश्वास भी नहीं था, उन्हें तो बस ये नाटक लग रहा था। हाइली मियाँ से कहती है कि उसे देखो मत, बस उसे अंदर आने के लिए कहो। हिम्मत करके मियाँ जैसे ही ये बात कहती है, उस औरत की आत्मा मियाँ के शरीर में आ जाती है। फिर मियाँ की आंखें काली हो गई, वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी। जो लोग ये सब पहली बार देख रहे थे वो हैरान थे। मियाँ कमरे के कोने की तरफ इशारा करती है, कहती है कि वो वहाँ है। फिर रायली को देखकर ये बात वो दोहराने लगी कि वो तुम्हारे पीछे है, उसने तुम पर थूका। कमरे में लाइट्स भी ऑन ऑफ हो जाती है, दरवाजा भी खुलता है। सब काफी डरावना था, मगर ये लोग इससे काफी मजा ले रहे थे। इन लोगों ने ये बहुत बार किया था, मतलब जोश और हाइली ने, इसलिए इन्हें पता था कि हालात इनके काबू में है। हर बार कोई नई आत्मा होती, मतलब आज से पहले जितने भी लोग मरे हैं, रैंडमली कोई ना कोई आ जाता सामने। पुराने लोग भी, नए लोग भी जो मर चुके हैं। 90 सेकंड जैसे ही पूरे हो जाते हैं, जोश वो हाथ लेने की कोशिश करता है, मगर मियाँ उस आत्मा के वश में थी। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी और वो बस इसी शब्द को दोहरा रही थी। जोश किसी तरह उससे हाथ छीन लेता है। सभी घबरा गए थे, मगर रायली सबसे ज्यादा डर गया था क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी। खैर एक लम्हे के लिए सभी खामोश हो जाते हैं कि मियाँ क्या कहने वाली है। वो सर उठाती है और कहती है कि ये कितना अमेजिंग था। सभी खुश हो जाते हैं। तो देखा आपने, भूतों को, आत्माओं को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, डराने वराने के लिए नहीं। खैर आज रात के लिए इतना ही। मियाँ, रायली और जेड घर आते हैं, मगर रायली डरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जेड के कमरे में जाता है, मगर वो उसे निकाल देती है। कहती है कि अब तुम 9 साल के बच्चे नहीं रहे। मजबूरन वो मियाँ के पास जाता है। रायली उसे उसकी माँ की मौत के बारे में पूछता है, तो मियाँ बताती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी, जानबूझकर नहीं, बस गलती से। ये एक हादसा था, वो बाथरूम में बंद हो गई थी। बाहर आने की कोशिश की थी उसने, मगर नहीं निकल पाई। अपना दुख वो रायली से शेयर करती है। बाद में ये सो जाते हैं। अगले दिन जेड आती है हाइली के पास। उसे कहती है कि क्या हम दोबारा से वो सब कर सकते हैं। हाइली बताती है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो जेड उसे अपने घर आने के लिए मना लेती है, क्योंकि जेड की माँ 9 बजे नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाली थी। असल में इस बार डेनियल को वो सब एक्सपीरियंस करना था। शाम होने से पहले डेनियल उनके घर आता है। जेड की माँ को शक तो हो चुका था कि ये लोग शायद रात को यहाँ पार्टी करने वाले हैं, मगर ये बच्चे एक्टिंग में काफी तेज थे। रात को हाइली और जोश वो हाथ लिए इनके घर आते हैं। जोश बताता है कि अगर इसे तोड़ा जाए तो अंदर से एक असली हाथ निकलेगा। इस पर ये सिरामिक लगा है। ये हाथ किसी ऐसे इंसान का है जो मरे हुए लोगों को देख सकता था, और शायद जानबूझकर ही ये हाथ काटा गया हो। क्या पता इसके शरीर के और भी टुकड़े किए गए हो। खैर सभी इस बात का मजाक उड़ाते हैं। अब डेनियल की बारी थी। उसे चेयर से बांध दिया जाता है। वो हाथ को पकड़ता है, वही सब बोलता है जो बोलना चाहिए था, और तभी उसे अपने सामने कोई आत्मा दिखी। जैसे ही डेनियल उसे अपने शरीर में आने की इजाजत देता है, तो वो आत्मा बड़े ही अजीब से सेक्सुअल हरकतें करने लगी, यहाँ तक कि वो कुत्ते के मुंह को भी नहीं बख्शता। खैर 90 सेकंड्स पूरे होते ही ये कनेक्शन तोड़ देते हैं। डेनियल काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। कहता है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मगर जोश और हाइली को तो इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। इसके बाद पागलपन शुरू हो जाता है। कभी जोश, कभी मियाँ, तो कभी हाइली उस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग आत्माओं को वो अपने शरीर में आने देते हैं। हर एक की कहानी अलग होती है, बल्कि कुछ तो अलग भाषाएं ही बोलते हैं। देर रात तक ये सब चलता है। आखिर में रायली कहता है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। उसकी बहन जेड इस बात की इजाजत नहीं देती, वैसे भी उसकी उम्र कम थी, तो ये अच्छा आइडिया नहीं था। इस बात से रायली को बुरा लगता है, मगर फिर भी जेड उसे इजाजत नहीं देती। रायली मियाँ से बात करता है। मियाँ सबको इस बात के लिए मना लेती है कि चलो 90 सेकंड्स के लिए नहीं, बस 50 सेकंड्स के लिए ही सही। सभी मान जाते हैं। जैसे ही रायली उस हाथ को पकड़ता है और टॉक टू मी कहता है, उसे कोई दिखी, और जब वो उसके शरीर में आता है तो जो बात है वो कहती है। मियाँ को अंदाजा हो जाता है कि ये उसकी माँ है। उससे माफी मांगती है। मियाँ काफी जज्बाती हो गई। हाइली और जोश कह रहे थे कि समय पूरा हो गया है, मगर मियाँ उन्हें रोकती है क्योंकि वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो अपनी मौत के बारे में कुछ कहती। ऐसा लग रहा था जैसे रायली के अंदर एक और आत्मा ने प्रवेश किया। वो अपना सर मेज पर मारने लगा। बाकी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उसने अपने चेहरे का बुरा हाल कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने एक आंख को भी निकालने वाला था। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मियाँ तो अपना आपा खो देती है। बाद में उस मनहूस हाथ को हटा दिया जाता है। पुलिस आती है। रायली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबका बयान लिया जाता है, मगर हाथ वाला जिक्र कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं कि बस अचानक से उसे कुछ हो गया। सभी को घर भेज दिया जाता है। मियाँ अपने घर आती है। उसके पिता इस हादसे के बारे में पूछते हैं। मियाँ अपने पिता से कहती है कि मुझे पता है आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं।
और मिया को इस बात का पता तब चला था जब उसने अपनी माँ की आत्मा से बात की थी। उसके पिता कुछ नहीं कहते और हम मिया के बैग में उस मनहूस हाथ को देख लेते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है ताकि रायली को देख सके, मगर रायली की माँ मिया को ब्लेम करती है कि तुम लोगों ने जरूर उसे कुछ पिलाया होगा, इसीलिए उसने अपनी ये हालत कर दी। वो कोमा में था, उसका चेहरा बिगड़ गया था। वो मिया को मिलने नहीं दे रही थी, इससे वो बहुत दुखी हो जाती है। डेनियल उसे घर छोड़ने वाला था। वो कहता है कि मेरे माता पिता को इस बारे में नहीं पता, अब मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने कजन के साथ हूँ। मिया कहती है कि तुम मेरे साथ रात गुजार सकते हो। वो उसके साथ जाता है, दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। इसके बाद सो जाते हैं। आधी रात को जब मिया की आंख खुलती है तो देखती है कि कमरे के कोने से एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली औरत इनकी तरफ बढ़ रही है। फिर वो डेनियल का पैर चाटने लगी। मिया डेनियल को जगाने की कोशिश कर रही थी, उसे आवाजें दे रही थी, मगर जब वो जागता है तो देखता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मिया है। उसकी ये हरकत देखकर वो वहाँ से चला जाता है, हालांकि हकीकत कुछ और थी। स्ट्रेस में आकर मिया एक बार फिर से उस हाथ का इस्तेमाल करती है, वो भी अकेले में। उसे अपनी माँ नजर आई जो कहती है कि मैंने अपनी जान ली मगर किसी वजह से, और वो ये भी कहती है कि रायली को तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि जेड अपने भाई के साथ थी, मगर तभी वो फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने लगा। जेड चिल्लाती है मगर रायली बार बार अपना सर दीवार पर मार रहा था। फिर वो अपने ही खून को चाटने लगा। इस फिल्म में कुछ सीन्स काफी डिस्टर्बिंग है। इस हादसे के बाद वो सभी दोस्त मिलते हैं जो उस रात वहाँ थे, क्योंकि ये सब उसी रात से शुरू हुआ। मिया सबसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को उसके बाद कुछ अजीब दिखा? बाकी किसी को नहीं, बस मिया को अपनी माँ नजर आती थी। जेड मिया से नाराज थी क्योंकि मिया ने ही रायली को वो सब करने की इजाजत दी थी। जेड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जॉश कहता है कि ये हाथ जिसने मुझे दिया था अब वो तो मर चुका है, यानी कि डगेट, जिसने अपने भाई को जख्मी कर दिया था और बाद में खुद को ही मार दिया था। क्योंकि अब इन लोगों को इस हाथ का राज जानना था, इसलिए ये लोग उससे मिलने जाते हैं, मगर वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा अब खुला हो और रायली के अंदर अब भी कोई आत्मा है। मिया कहती है कि घबराहट में शायद हमने कोई गलती कर दी, हमें सब फिर से करना होगा, हमें रायली को बचाना होगा। सिर्फ डेनियल और जेड ही इसके लिए तैयार थे। तो मौका देखकर ये हॉस्पिटल में उसी रिचुअल को दोबारा करते हैं। इस बार मिया को एक छोटी बच्ची नजर आती है जो उसे कहती है कि रायली जहाँ है मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। मिया की आत्मा दूसरे पार चली गई जहाँ वो देखती है कि रायली को वहाँ तकलीफ दी जा रही है। बड़ा ही अजीब सा मंजर था। वापस आते ही वो बहुत रोती है, कहती है कि वो तकलीफ में है, वो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बाद में मिया अपने घर चली जाती है जहां उसके पिता आखिरकार सच बता देते हैं। असल में मिया को बताया गया था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था, मगर असल में उसने अपनी जान ले ली थी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसे उसके पिता पढ़कर सुनाते हैं। इस बात से उसे बहुत दुख होता है, मगर मिया को अब हर जगह अपनी माँ नजर आ रही थी। उसे कहती है कि ये सच नहीं है बेटा, बल्कि ये तुम्हारे पिता भी नहीं है। ये जानकर वो घबरा जाती है। वो खुद को घर के कमरे में बंद कर देती है, मगर वो हेल्यूसिनेट करने लगी जैसे उसके पिता के रूप में कोई ईवल स्पिरिट, कोई शैतान उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो एक सीजर से उसे मार देती है, मगर हकीकत में उसने अपने ही पिता को मार दिया था। अगले दिन वो जेड को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मगर ये चाल थी। असल में वो हॉस्पिटल के करीब ही थी और उसके जाने के बाद मिया अंदर आती है। उसकी माँ हर जगह उसे नजर आ रही थी। वो कह रही थी कि रायली को मार दो क्योंकि वो इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान हमारी दुनिया में आ चुका है। मिया से ये नहीं हो पाता, इसलिए वो उसे व्हील चेयर में डालकर एक सड़क के किनारे ले आती है। वहाँ जेड को पता चल चुका था। वो अपने भाई को बचाने के लिए भागती है। मिया को अपने कानों में अपने ही माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर रायली के बजाय वो अपने आप को ही मरवा देती है। वो उठती है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी, मगर अब चूंकि वो एक आत्मा थी तो समय उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो भविष्य की झलक देखती है जिसमें रायली अब ठीक हो चुका था और अपने परिवार के साथ था। मिया को अपने पिता एक अंधेरे जगह में जाते हुए नजर आए। जब मिया वहाँ जाती है तो सामने उसे एक कैंडल और इंसानी हाथ नजर आया। जैसे ही वो उस हाथ को पकड़ती है, किसी दूसरे देश में उसी स्टेचू वाले हाथ को इस्तेमाल किया जा रहा था। मिया अब एक भूत बन चुकी है। वो उस इंसान को नजर आती है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ, और इसी के साथ फिल्म का दी एंड। तो दोस्तों, ये हाथ वाला कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा था। सिर्फ मिया और रायली ही शिकार क्यों बने? क्योंकि वो कमजोर थे और कमजोरों का शिकार काफी आसानी से किया जा सकता है। और दूसरे पार जो आत्माएं थी उनमें भी बुरे और अच्छे होते हैं। तो जो बुरी थी वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, खासकर मासूम।